राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? तो धन्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। ठीक है दोस्तों, अपने समाज चल रहा था तो अपन सीधी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे समाज चल रहा था और समाज के बाद में हमने पढ़ा था। देखो, अव्ययभाव समास पढ़ लिया था, द्विगु पढ़ लिया था, कर्मधारय पढ़ लिया था, तत्पुरुष समास चल रहा था। तत्पुरुष समास के अंदर भी हमने कर्म कारक पढ़ लिया था, करण कारक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अपादान। पहले संप्रदान पढ़ेंगे, संप्रदान। ठीक है। और उसके बाद में 2 नंबर पे अपन का रहेगा आज का, वो रहेगा अपादान। ठीक है दोस्तों, अपादान। ठीक है दोस्तों, और इनका जो कारक चिन्ह होता है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। ठीक है दोस्तों, और जब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको क्रिया पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा कि कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर सकर्मक क्रिया को भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जब मैं आपको एक कर्मक क्रिया पढ़ाऊंगा ना, जहां मैं संप्रदान तत्पुरुष समास का एक बार और, यानी कि जो आपके संप्रदान कारक चिन्ह है इसका मैं चिन्ह करूंगा कि जहां पर स्थायी दान दिया जाता है वहां पर कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक चिन्ह होता है। ठीक है दोस्तों, और अपादान से अलग होने के बाद, वैसे मैंने थंबनेल पे भी ऐसी चीजें लगा रखी है जिससे आपको पूरा पता चल जाता है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अपादान, अपादान से। ठीक है दोस्तों, और ये जो से है ना, ये आपके अलगाव के कारण आता है, यानी कि अलग होने के लिए, अलग होने के लिए इसका ये आता है। देखिए दोस्तों, अब देखो अपादान से अलग होने के लिए और संप्रदान में क्या फर्क है। देखो, पहली बात जो मैं आपको मोटी मोटी चीज बता रहा हूँ कि संप्रदान को कैसे याद करना। देखो, जिस शब्द के पीछे, जिस शब्द के पीछे क्या दिखेगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आप बाद में मिला लेना इसको। ठीक है, जिस शब्द के पीछे दिखे आपको घर दिखे और आलय दिखे, आवास दिखे, घर दिखे, आवास दिखे, सामग्री दिखे, क्या दिखे दोस्तों, सामग्री दिखे, या फिर साला दिखे। ठीक है दोस्तों, उनके अंदर प्राय, ये नहीं कह रहा कि 100% ये होता है, क्योंकि रूढ़ होकर ये कभी कभी बहुब्रीहि समास में भी चले जाते हैं, तो कंपलसरी ये नहीं कह सकते कि अपन संप्रदान तत्पुरुष समास के होंगे, लेकिन 100 में से 90% आपके इसके अंदर संप्रदान तत्पुरुष समास ही होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास ही होगा। अर्थात यूं भी कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। और देखो, 90% तक तो मेरी गारंटी है, और 10% जब मेरी गारंटी है कि जब मैं इनकी प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा ना आपको लाइव, तब मैं आपको वो 10% भी कवर करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो पूरा 100% हो जाएगा। और अभी भी फिलहाल में पता चल रहा है कि जो 64,000 है ना, इनके लगभग मतलब 60,000 पुलिस की भर्ती निकली है यूपी के अंदर। और अगर ये हिंदी आप जो पढ़ रहे हो ना, उसके अंदर 37 क्वेश्चन आएंगे। आप इनको इक्वल कर दो 2 से। अगर आपने ये देखो, अगर आपने यही हिंदी पढ़ी ना, आप यूपी जो कांस्टेबल की ये भर्ती निकली, एसआई की निकली, उसमें दे सकते हो, एमपी में दे सकते हो, और राजस्थान आप पी से यानी कि ऐसे दोगे ही सही। और जितनी भी मेरी बहनें ये वीडियो देखती है, मेरी क्लास देखती है, उनके लिए अभी महिला एएसआई की आने वाली है। ठीक है दोस्तों, और पटवार की वैकेंसी जल्द आने वाली है। और रीट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, क्योंकि सरकार बनते ही पहला जो अपने जो आरपीएससी त्यौहार मनाना स्टार्ट करती है, वो रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनसे ही स्टार्ट करती है। तो उम्मीद करूंगा कि ये जो सिलेबस है ना, लगभग आपके कॉमन है ना, वही ले रखा हूँ मैं। कोई अलग तो मैं रसचंद्र अलंकार तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। हाँ, रसचंद्र अलंकार से याद आया कि ये जो यूपी का है ना, इसके अंदर 3 चीज़ें अलग आएगी। एक तो रस, एक आपके छंद, और एक आपके अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये तीनों चीज अलग है ना। जो आपको भी हिंदी साहित्य पढ़ा रहे हैं जो मैम रोसू मैम, आपको ये तीनों चीज रस छंद अलंकार ये तीनों ये पढ़ा देगी। और हिंदी व्याकरण का जितना भी सिलेबस है वो मैं पढ़ा दूंगा। वैसे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, ये तीनों चीज भी मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो अपने काम की बात चल रही है वो चल रही है। ये मैं आपको बता रहा था कि जिस शब्द के अंत में, देखो संप्रदान तत्पुरुष के बारे में बता रहा था मैं, कि जिस शब्द के पीछे आपको घर दिख जाए, शाला दिख जाए, सामग्री दिख जाए, या फिर आलय आवास सामग्री दिख जाए, वहाँ पर प्राय संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। संप्रदान तत्पुरुष समास का
जो आपके विभक्ति चिन्ह होता है वो आपके के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। और तो मैं अब इसके लगभग वही उदाहरण लिखूंगा जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो, अपने जो काम की चीज़ हो ना, मैं वही लिखूंगा। इसके बाद में मैं आपको फालतू चीज़ नहीं लिखाऊंगा कि एक ही चीज़ की मैं आपको 20-20 उदाहरण। मैं लगभग कोशिश यही करता हूँ कि अपने 20 उदाहरण में से लगभग अपने चैप्टर क्लियर हो जाए। नहीं तो बाकी उदाहरण के साथ अपन इसको और प्रश्नोत्तरी करेंगे ना, तो बहुत डिटेल से समझेंगे। देखिए दोस्तों, अब मैं कुछ ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ पाठ सामग्री, इसको हटाना है एक बार, पाठशाला। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक जो अपन आम दैनिक जीवन में पढ़ते हैं ना, वही अधिकतर वही पढ़ता है। देखो पाठशाला, पाकशाला। ठीक है दोस्तों। और देखो ये जो शब्द है ना, इनसे रिलेटेड ही बताऊंगा मैं। व्यायाम शाला। ठीक है दोस्तों। और खाद्य सामग्री, खाद्य, हाँ ऐसे लिख लो, खाद्य सामग्री। उसके बाद में लिख लो आपके हवन सामग्री। ठीक है। और इसके बाद में लिख लो पाक सामग्री, पाक सामग्री। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में लिख लो आपके विद्यालय, विद्यालय। और आपके लिख लो वाचनालय, वाचनालय यानी कि वाचन करने के लिए लय। ठीक है। और उसी प्रकार कर लो आपके छात्रावास, छात्रावास के साथ साथ कर लो आपके कारावास, कारावास। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक ही शायद आपको दिख रहा होगा। और इसके नीचे एक बार देखना ना टीम, इसके नीचे और आ जाएगा। जैसे कारावास है, उसकी बार में लिख देता हूँ आपके कन्या महाविद्यालय। कन्या, देखो कन्या महाविद्यालय है ना, इसके अंदर 2 समास है। महान है जो विद्यालय, कर्मधारय तत्पुरुष समास भी होगा, लेकिन अपन इसको उस तरह रिलेटिव नहीं करके अपन जो अभी तत्पुरुष आपके संप्रदान तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं उसको रिलेटिव करेंगे। देखिए दोस्तों, तो क्या है, मैं पहले इनको समझा देता हूँ। देखो पाकशाला यानी कि पकाने के लिए शाला, क्या हो गया आगे, यानी कि पाठशाला यानी कि पढ़ाने के लिए, यानी कि पाठ के लिए शाला। ठीक है दोस्तों। पाठशाला यानी पाठ के लिए शाला। ठीक है दोस्तों। उसी अब पाकशाला यानी कि पकाने के लिए, यानी कि आप ऐसे लिखो पकाने के लिए शाला, पकाने के लिए शाला। आप भी ना दोस्तों साथ साथ नोट्स बनाते जाना। व्यायामशाला यानी कि एक्सरसाइज होती है ना, वार्म अप, उसके लिए, यानी कि व्यायाम के लिए शाला। ठीक है दोस्तों, व्यायाम के लिए शाला। खाद्य सामग्री यानी कि खाद्य के लिए सामग्री या खाने के लिए सामग्री, ऐसे कर लो आप। तो खाने के लिए सामग्री। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हवन सामग्री, अपन जो घर में हवन करवाते हैं ना, हवन के लिए सामग्री। ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार पाक सामग्री यानी कि पकाने के लिए, पकाने के लिए सामग्री। देखिए दोस्तों, इसमें समझने के लिए कुछ ऐसा है नहीं, बाकी देखो समझने की कोई दिक्कत ही नहीं। देखो इसकी परिभाषा भी कल वाली रह गई। इस समास के अंदर दोनों पदों के मध्य के लिए का लोप हो जाता है, यानी कि ये के लिए है ना, जैसे कि मैंने लिखा आपके पाठशाला, तो ये जो के लिए है ना, इसका लोप हो जाता है और इसलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। तो परिभाषा से कोई मायने नहीं रखता है। परिभाषा में आपको संधि, समास, उपसर्ग ये जब पढ़ाऊंगा ना, संज्ञा नहीं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, लिंग, वचन, कारक काल, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, इनमें बहुत सारी परिभाषाएं लिखाऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अभी क्या है, शॉर्ट चीज़ें हैं, तो इसमें क्या परिभाषा लिखाने में इतना कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए दोस्तों, उसी प्रकार है विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय। ये पता नहीं बार बार क्यों पूछते हो, विद्या के लिए
आलय, विद्यालय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार अपने हैं वाचनालय, यानी कि वाचन के लिए आलय, वाचनालय। उसी प्रकार छात्रावास, यानी कि देखो छात्र भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और यदि अपन छात्रा भी कर देते यानी कि लड़के लड़की, छात्र और छात्राओं के लिए आवास। देखिए दोस्तों, इसके अंदर ना हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आपको, बस आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि संप्रदान के अंदर होता क्या है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार कारावास, यानी कि कारा यानी सजा, कारा का मतलब होता है सजा के लिए आवास। ठीक है, कारागार भी हो जाता है। ठीक है, आवास, कारागार यानी कारा का मतलब सजा, आगार का मतलब स्थान होता है। जैसे अपन चलते हैं ना रोड, जिनको वहाँ लिखा होता है कि जैसे जयपुर आगार, जोधपुर आगार, अजमेर आगार, भीलवाड़ा आगार, तो ऐसे लिखा था। आगार का मतलब भी स्थान होता है, इसलिए अपन पढ़ते हैं ना कारागार। आगे लिखा है देखो कन्या महाविद्यालय। देखिए दोस्तों, अगर सब ये महाविद्यालय इसमें कौन सा है, तो देखो विद्यालय की विशेषता बता रहा है, और मैंने आपको कल बताया था कि विशेषता और विशेषण, यानी कि विशेष्य और विशेषण, और उपमेय और उपमान, यानी कि इसके अंदर ये विद्यालय की विशेषता बता रहा है कि विद्यालय कैसा है बच्चों, महान है। दोस्तों, ये विद्यालय की विशेषता बता रहा है विद्यालय कैसे महान है, लेकिन अपने को ये नहीं दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, अपने को ये पूछ रहा है कि कन्या महाविद्यालय, यानी कन्याओं के लिए महाविद्यालय, तो क्या करेंगे अपन, कन्याओं के लिए महाविद्यालय। ठीक है दोस्तों, एक बार टेक्निकल टीम कृपया एक बार मुझे बता दो, यहाँ तक ये नहीं दिख रहा, यहाँ तक दिख रहा। चलो तो दोस्तों देखिए, मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं इधर, और मैं इसके कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, जैसे घर, आले, आवास, सामग्री, शाला की, ये तो कर दी। अब वो उदाहरण बता रहा हूँ जो आपको छपने लायक है, या फिर आरपीएससी बार बार रिपीट करती है, वो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार है वो, इधर पूरे अपने हो जाएंगे। जैसे मैंने लिखा आपके कक्षा कक्ष, यानी कि कक्षा के लिए कक्षा कक्ष। ठीक है, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। ठीक है, आगे लिखा मैंने, जैसे देखो इनके साथ में कर देते अपन, कोई नहीं, अपने तो जगह है, तो मंत्रणालय, यानी कि मंत्रणा के लिए आलय। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैंने जैसे कन्या महाविद्यालय लिखी दिया। अब जैसे मैं करना चाहूँ बाला अमृत, यानी कि बाला अमृत, यानी कि बालकों के लिए अमृत। फिर मैं करना चाहूँ जैसे आपके रंगमंच, यानी कि रंग के लिए मंच। फिर मैं करना चाहूँ जैसे आपके नाट्यशाला, नाट्य के लिए शाला। अब देखिए दोस्तों, कुछ और मैं आपको फिर मैं 6 ऐसे उदाहरण बताऊंगा ना, इसके वो दो उदाहरण आते हैं, इसमें भी आते हैं और संबंध वाले में जाते हैं, लेकिन आपको शब्दों का ध्यान रखना। अगर जैसे पहले ये अपन ये कर लेते हैं, ठीक है, नाट्यशाला के बाद में जैसे मैंने लिखा पितृदान। ठीक है दोस्तों, और पुण्य, पितृदान के बाद में आपके पुण्य। ठीक है, और मातृदान, यानी कि माता के लिए दान। ठीक है दोस्तों, दान वाले भी इसी के अंदर आ जाते हैं। और भी करना चाहिए तो अपन जैसे कर सकते हैं नाग बलि, भूत बलि, और जैसे अपन पितृभक्ति। अब देखो ये मैं आपको, ये क्या थोड़ा हाईलाइट हो गया, इधर दिख नहीं रहा होगा, एक बार और मैं आपको सही बता देता हूँ। जैसे कक्षा कक्ष, यानी कि कक्षा के लिए कक्ष, कक्षा के लिए कक्ष। ठीक है दोस्तों, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। जी हाँ दोस्तों, मंत्रालय, मंत्रणा यानी विशेष मंत्रणा होती है ना, गुप्त मीटिंग होती है उसके लिए, यानी कि मंत्रणा के लिए। ये पूछा हुआ इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ, मंत्रणा के लिए आलय, यानी कि स्थान, गुप्त स्थान। अपने भी घर में जब मंत्रणा होती है ना, कल क्या काम करेंगे, आज का काम क्या है, आने वाले समय में क्या काम करेंगे, कौन सी फसल बुआई करेंगे, कब काटेंगे, कब पिटेंगे, ये चीज़ें सारी होती है ना। मंत्रणा एक विशेष स्थान पर की जाती है। अगर जैसे अपने घर में शादी ब्याह कुछ भी फंक्शन होना, तो वो जगह से बालामृत, यानी कि बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए अमृत, बालकों के लिए
अमृत। रंगमंच, देखो रंगमंच, रंग के लिए मंच। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो जैसे आपके यूट्यूब ऑनलाइन मंच है, इसके माध्यम से हम और आप देखो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो अपने जुड़ी रहे हैं ना, तो वही मंच अपने। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार नाट्यशाला, यानी कि नाट्य के लिए शाला। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार पितृदान, यानी कि पितृ, या फिर ऐसे कर लो पितरों के लिए दान। ठीक है, पितरों के लिए दान। पुण्यदान, यानी कि पुण्य के लिए दान। मातृदान, यानी कि माता, सीधा लिख लो माता के लिए दान। देखिए दोस्तों, अब मैं वो आपको मोस्ट करके 6-7 ऐसे उदाहरण लिखा रहा हूँ जिनको आप मोस्ट कर लेना है, क्योंकि ये जो है ना आपको फंसाने के लिए आरपीएससी या दीनस्थ बोर्ड जो भी आपका पेपर लेती है ना, वो आपको ऐसे सवाल जरूर देती है। तो मैं इनको इम्पोर्टेंट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप पहले इनको इम्पोर्टेंट लगा ही देना। ठीक है, मैं मोस्ट करके ही लिख रहा हूँ क्योंकि ये है ना हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, मोस्ट करके। जैसे अब जैसे मैंने कुछ शब्द लिखा, जैसे मैंने लिखा है भूत बलि। क्या लिखा मैंने? भूत बलि। जैसे मैंने लिखा है आपके नर बलि। फिर मैंने लिखा है जैसे आपके भूत बलि। फिर मैंने जैसे लिखा आपके काक बलि। ठीक है, और मैंने लिखा है जैसे आपके बलि नर। ठीक है दोस्तों। और अब जैसे मैंने लिखा है आपकी पशु बलि। ठीक है दोस्तों। अब देखो, भूत के लिए बलि, नर के लिए बलि, सॉरी नर की बलि हो जाएगा इधर, है ना। ये थोड़ा एक मिनट में वापस एक साथ ही कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि भूत बलि, काक बलि, भूत बलि, काक बलि, यानी कि भूत के लिए बलि, काक के लिए बलि, और नर बलि, यानी कि नर के लिए बलि। ठीक है दोस्तों, क्या लिख दूंगा मैं जैसे यहाँ बलि पशु, बलि पशु। ठीक है दोस्तों। और जैसे मैंने यहाँ लिख दिया आपके नर बलि और बलि पशु। तो देखिए दोस्तों, ये है ना 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, भूत की बलि चचा, क्या भूत की आप बलि दे सकते हो क्या? भूत को आपके सामने आ जाए तो आपकी बलि हो जाएगी, वहाँ भूत की बलि तो होगी नहीं। तो ये क्या होगा? भूत के लिए बलि, यानी कि कोई भूत जिंदा है, कुछ मांग रहा है आपसे, उसका जी मांग रहा है कि मेरे को कुछ खाने के लिए दो। तो अपन जाते हैं 3 रास्ता जहाँ फट रहे होते हैं ना, वहाँ जाकर कुछ मिठाई कपड़े वगैरह वहाँ रखते हैं, और वो कहता है कि पीछे मत देखना। ठीक है, वो यही बलि होती है। तो क्या होती है? भूत के लिए, भूत के लिए बलि। ठीक है दोस्तों। आगे काक बलि। ठीक है, अपन जो श्राद्ध करते हैं तब अपन कौओं को जलेबी खिलाते हैं, अपने नसीब में नहीं होती है। ठीक है, और कौओं को हम जलेबी खिलाने के बाद में अगर उनको हम बलि करेंगे तो अपनी बलि हो जाएगी। अपने पूर्वज क्या कहेंगे कि तुम इनको मार रहे हो, तो भी ये काक की बलि, यानी संबंध में तत्पुरुष समास में जाएगा नहीं। तो किस में रहेगा? ये आपके इसमें रहेगा, यानी कि आपके काक, यानी कौओं के लिए। आप तो सीधा लिख लो कौओं के लिए, कौओं के लिए, कौओं के लिए बलि, कौओं के लिए बलि, कौओं के लिए बलि, कौओं के लिए बलि, कौओं के लिए बलि। आगे बलि पशु, बलि पशु, बलि, बलि पशु, यानी कि बलि के लिए, बलि के लिए पशु। ठीक है दोस्तों, ये तीनों है ना, ये तीनों तो जाएंगे आपके संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पर सबके अंदर आपके के लिए आया। ठीक है, आप इनको संप्रदान तत्पुरुष करेंगे। ठीक है, अब देखो नर बलि, यानी कि नर की बलि। ठीक है, अपन देते हैं ना, जैसे अपन पढ़ते हैं जैसे राजस्थानी हिस्ट्री के अंदर
जो अपने मेहरानगढ़ जोधपुर का है उसके अंदर राजा राम कड़ेला की जीव समाधि यानी उसकी बलि लगाई है, उसको जिंदा चुनवाया गया है। और अपने गांव में से प्रचलन भी होता है कि जहाँ पर नया तालाब बनाया जाता है उसके अंदर या तो मुर्गे जिंदे गाड़े जाते हैं या छोटे बच्चों को पकड़ कर अंदर गाड़ दिया जाता है ताकि तालाब फूटे ना। ठीक है दोस्तों, तो होती है ना जैसे कि अपन लिखते हैं यहाँ पर नर की बलि। देखिए दोस्तों, इनको एक साथ लिखने का मेरा उद्देश्य यही है क्योंकि ये इसके संप्रदान के तो है नहीं, ये है संबंध के। लेकिन ये क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए मैं इनको आपको एक साथ ही करवा रहा हूँ। ठीक है, बलि पशु यानी कि बलि पशु यानी कि पशु की बलि। अरे यार ये क्या उल्टा हो गया, पहले पशु आएगा। ठीक है, पशु बलि क्योंकि अपन पशु बलि ये अपन ने लिख दिया ना पहले। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके बलि पशु की बलि, पशु की बलि। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों है ना, ये दोनों है संबंध तत्पुरुष समास के। ठीक है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष समास के हैं और इनको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। और इसके बाद में पढ़ते हैं अपादान तत्पुरुष समास के बिल्कुल जोरदार उदाहरण के साथ। और लगभग देखो ये 25-30 उदाहरण ये हो गए और 5 मिनट में मैं आपको अपादान तत्पुरुष समास के उदाहरण करवा देता हूँ और तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए दोस्तों, अब अपन बिल्कुल बेसिक चर्चा करेंगे। जैसे चर्चा मैंने इसकी की है, परिभाषा वगैरह नहीं लिखाऊंगा, वही उदाहरण लिखाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, बाकी फालतू कचरा मैं आपको लिखाऊंगा नहीं। और इसके अंदर ये लाइन आपको याद रखनी, घर आले आवास सामग्री साला वो प्राय संप्रदान तत्पुरुष समास के अंदर आते हैं। और ये जो मोस्ट लगाया है ना मैंने, ये तो आप अपनी जो कॉपी है ना उसका जो ऊपर हाशिया वाला जब पद आता है ना, ठीक है, वहाँ इसको लिख के लेना है। और इसके चांद तारे सितारे जो भी लगाना चाहो ना तो वो लगा लेना। क्यों? क्योंकि ये है ना हर बार पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है दोस्तों, तो अब अपना पढ़ेंगे हम अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, अपादान तत्पुरुष समास से हम ये पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या है कि अलग होने का बोध होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि व्यय मुक्त, ऋण मुक्त, पथभ्रष्ट, सेवानिवृत्त। ठीक है, और जैसे देश निकाला, जन्मांध, उस दिन मैंने जन्मांध बताया था ना, यानी कि जन्म से अंधा, धर्मांध यानी कि धर्म से अंधा। ठीक है, अगर कोई आदमी परमानेंट ही अंधा पैदा होता है ना तो वो अपादान में जाता है। लेकिन जैसे धर्मांध है तो धर्म से अंधा, वो आपके धर्म से अंधा तो करण में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देखिए दोस्तों, अब है पढ़ते हैं अपन अपादान तत्पुरुष समास। अपना रहेगा अब अपादान तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, अपादान का कारक चिन्ह होता है से, मतलब कि से, यानी कि ये आता है आपके अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। तो जी हाँ दोस्तों, तो याद रखना से और किसके अर्थ में आएगा, ये अलग होने के अर्थ में। जैसे कि मैं आपके सामने 5-7 उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा है ऋण मुक्त, क्या लिखा है मैंने, जैसे मैंने लिखा है, देखो उसमें भी याद करने के लिए अगर आप इनको शब्दों से याद करोगे जब जल्दी याद होगा। जैसे ऋण मुक्त, रोग मुक्त, ऋण मुक्त, रोग मुक्त। ठीक है, और जैसे रोग मुक्त, ऋण मुक्त, और इसके बाद में आ जाए जैसे बंधन मुक्त, बंधन मुक्त। ठीक है दोस्तों, बंधन से मुक्त। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मैं लिख देता हूं आपके व्यय मुक्त। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने ये 4 उदाहरण लिखे हैं, पहले इनको अपन अच्छी तरह से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद में और एक काम करते हैं, अपन 10 पहले लिख ही लेते हैं। ठीक है, अकाल मुक्त यानी कि अकाल से मुक्त। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार देश निकाला यानी कि देश से भगा दिया। ठीक है, देश निर्वासित, देश निर्वासित यानी कि देश से निर्वासित है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार मैंने लिखाया था आपको जन्मांध। ठीक है, यानी कि जो जन्म से ही अंधा है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार में ले गया था आपके जन्म रोगी, जो जन्म से ही क्या है, रोग।
ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में शायद यहाँ तक आपको दिख रहा होगा। तो अपन जन्म रोगी के बाद में भी अगर अपन करना चाहे तो जैसे कर सकते हैं अपन पथ भ्रष्ट, यानी कि पद से भ्रष्ट। देखिए दोस्तों, ये तो कुछ हुए उदाहरण। अब इनको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो, अगर इनको याद भी करना है ना, तो जिसके शब्द के पीछे मुक्त, मुक्त का मतलब होता है कि जैसे मैं इस माया जाल से मुक्त कब होऊंगा, यानी कि जो ये सांसारिक जीवन है इसे अपना मृत्यु निर्वाण जो भी बोलते हैं ना, वो कब होगा। जैसे अकाल, निकाला, निर्वासित, जन्मान, रोगी, भ्रष्ट, आगे मैं लिखाऊंगा पदच्युत, सेवानिवृत्त, ऐसे कुछ उदाहरण लिखाऊंगा। जैसे ऋण मुक्त, यानी कि आज तो मैं ऋण से मुक्त हो गया, यानी कि ऋण से मुक्त, यानी कि अपने ऊपर जब कर्जा होता है तब बोलते हैं ना अब हम ऋण मुक्त है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार रोग मुक्त, यानी कि अपने कोई बीमारी लगी होती है, जब डॉक्टर कह देता है कि आपकी सभी रिपोर्टें हैं वो पॉजिटिव है, तो अपन सोचते हैं ना आज से तो हम ऋण मुक्त, यानी कि रोग मुक्त है, अपन बिल्कुल स्वस्थ है, रोग से मुक्त। ठीक है दोस्तों। और आगे बंधन मुक्त, यानी कि जब तक आप हिंदी को सही नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपके हिंदी व्याकरण आएगी, तब तक आपको इस बंधन में रहना पड़ेगा, आपको मुक्त नहीं होना पड़ेगा। व्यय मुक्त, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय से मुक्त। अपन कहते हैं ना अब से घर वालों के व्यय से मैं मुक्त हुआ क्योंकि अब मैं खुद कमाने लग गया हूँ, तो व्यय मुक्त। ठीक है दोस्तों, व्यय मुक्त। उसी प्रकार अकाल मुक्त, यानी कि राजस्थान में कहा होता है ना कि हर 3 साल में अधूरा यानी कि काल पड़ता है और 5 साल में आपके पूरा काल पड़ता है, अकाल से मुक्त। ठीक है दोस्तों। और आगे है देश निकाला, यानी कि देश से निकाला। ठीक है, देश से निकाला, यानी कि देश से निकाला। देश निर्वासित, यानी कि देश से निर्वासित, यानी कि उसको इस देश से बाहर भेज दिया है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार जन्मांध, यानी कि कोई जन्म से ही क्या है, अंधा है। ठीक है, तो भी वो अलग ही है ना भैया, अंधा बाद में तो नहीं हुआ ना, पहले ही हुआ ना। जन्म रोगी, यानी कि आदमी जब पैदा हुआ ना तब वो रोग के साथ ही पैदा हुआ, यानी जन्म से रोगी। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार पद भ्रष्ट, यानी कि पद से भ्रष्ट। आगे लिखा हूं मैं आपके धर्म भ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट। देखिए दोस्तों, इसकी भी परिभाषा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इस समास के अंदर अपादान तत्पुरुष समास के अंदर से कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए इसको अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसके अंदर प्राय किसी शब्द से अलग होने के अर्थ में आता है। जैसे मैंने लिखा है ऋण मुक्त, तो मैंने क्या लिखा है इधर, ऋण से मुक्त, रोग मुक्त, रोग से मुक्त, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, व्यय मुक्त, वेग से मुक्त, अकाल मुक्त, अकाल से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला, देश निर्वासित, देश से निर्वासित, जन्मान, जन्म से अंधा, जन्म रोगी, जन्म से रोगी, पद भ्रष्ट। देखिए दोस्तों, ये तीनों है ना, इनको आप इम्पोर्टेंट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये हाल ही में पूछे गए हैं और आरपीसी दिनस्थ बोर्ड जो भी आपको पेपर करवाते हैं उनकी हर बार ये होता है कि 70-80% वो क्या है कि रिपीट करता है। तो आप भी इस गलती में मत रहना। जैसे मैंने लिखा आपके पद भ्रष्ट, अब लिखता हूँ मैं जैसे आपके धर्म भ्रष्ट, यानी कि धर्म से भ्रष्ट। ठीक है दोस्तों, फिर लिख देता हूँ जैसे मैं आपके भय बीत। ठीक है दोस्तों, जैसे एक लिख देता हूँ मैं आपके पद च्युत। ठीक है दोस्तों, और आगे लिख देता हूँ जैसे मैं आपके सत्ता च्युत, यानी कि पद से च्युत का मतलब होता है हटना। ठीक है, एक लिख देता हूँ मैं आपके सेवा निवृत्त। ठीक है दोस्तों, सेवा निवृत्त। ठीक है दोस्तों, एक लिख देता हूँ मैं जैसे आपके गुरु दक्ष, यानी कि गुरु से दक्षिणा लेना। एक लिख लेता हूँ मैं आपके जैसे ग्रामगत, ग्राम से गत, यानी कि ग्राम से निकाला हुआ। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में यदि और भी लिखना चाहिए अपन तो क्या कर सकते हैं, जैसे जाति विमुख, क्या लिख देते हैं अपन, जाति विमुख, यानी कि जाति से विमुख। ठीक है, एक जैसे मैं लिख देता हूँ आपके देशांतर, क्या लिख देता हूँ मैं, देशांतर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अपने लगभग 15 उदाहरण के समथिंग हो गए हैं, और भी 1-2 मैं लिख दूंगा, लेकिन पहले हम इनको हल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, धर्म भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, यानी कि धर्म से जो आदमी पद भ्रष्ट हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपके धर्म से भ्रष्ट। ठीक है दोस्तों, धर्म से भ्रष्ट। फिर क्या है भयभीत,
भय से बीत, भय से बीत। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, पदच्युत यानी च्युत का मतलब क्या होता है, हटना, यानी कि पद से अब वो हट चुके हैं, यानी कि हमने पहले गहलोत साहब थे, अब आपके भजन लाल जी आ गए। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो गया आपके पद से च्युत यानी कि पद से हटना, सत्ता च्युत यानी कि सत्ता से अब हट जाना, यानी ठीक है। सेवानिवृत्त यानी कि सेवा से, यानी कि सेवा जो काल है आपका, जो आपने सरकारी नौकरी में दिया है, सेवा से निवृत्त। ठीक है दोस्तों, अगला आपके गुरु दक्ष का मतलब हो जाएगा गुरु से दक्ष। ठीक है दोस्तों, आपके ग्रामगत यानी कि ग्राम से गत यानी कि ग्राम से गया हुआ। जाति विमुख यानी कि जाति से आपके विमुख। ठीक है दोस्तों, आगे लिखा है देशांतर यानी कि देशांतर, अपन पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी, देशांतर अक्षांतर यानी कि देश से अंतर, देश से अंतर। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार जल्दी जल्दी वापिस समझा रहा हूँ मैं आपको। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, भयभीत, भय से बीत, पदच्युत यानी पद से हट जाना, सत्ताच्युत यानी सत्ता से बढ़ जाना, सेवानिवृत्त यानी सेवा पूरी हो जाने के बाद अपने पद को छोड़ देना। आगे है गुरु दक्ष यानी गुरु से दक्षिणा लेने वाला भी आपके अपादान में ही आता है। और ग्राम गुप्त यानी ग्राम से गया हुआ, तो यानी गांव छोड़ दिया, तो अलग होने की बात आ रही है। जाति विमुख, जाति विमुख का मतलब होता है हट जाना या अलग हो जाना। ठीक है, तो जाति से वो क्या है, अलग हो गया। फिर आपके देशांतर यानी देश से अंतर, यानी कि देशों के अंदर जो अंतर होता है वही देशांतर कहलाता। जैसे अब कुछ और शब्द लिख रहा हूँ मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट कर लेना इन शब्दों को भी। ठीक है दोस्तों, दो शब्द तो बताए, अब देखो क्या बता रहा हूँ मैं आपको, विवाहेतर। ठीक है दोस्तों, और शिक्षणेतर। ठीक है दोस्तों, आगे मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ और आपके विवाहेतर, शिक्षणेतर के बाद में आपके स्नातकोत्तर। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, स्नातकोत्तर यानी कि ठीक है दोस्तों, स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर के बाद में जैसे मैंने बता दें आपके हत श्री यानी कि हाथ से, श्री का मतलब होता है आपकी लक्ष्मी, भाग्य, स्वरूप, अच्छा, सुंदर, सुयश, ये चीज़ें आती है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, और जैसे ये चीज़ें अपन से चली जाती है तो अपन क्या हो जाते हैं, दिक् प्रांत यानी कि अपनी दिशा भटक जाती है। ठीक है दोस्तों, विवाह से उत्तर, शिक्षण से उत्तर, स्नातकोत्तर यानी स्नात से उत्तर, हत श्री यानी हाथ से श्री। ठीक है दोस्तों, दिग्भ्रम यानी दिक्। अब देखो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे कि इसके अंदर कौन सी संधि है और कौन सा नियम लगा है। आप एक तो कमेंट नहीं करते हो दोस्तों, आप ना, मैं बोलता हूँ कि आप कमेंट क्या करो, तो अब मैं जैसे बता रहा हूँ कि दिग्भ्रांत है, इसमें कौन सी संधि है, आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और एक कमेंट जरूर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो। जैसे इसके बाद में, ठीक है दोस्तों, अब देखो अपने ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो यही तक आज की अपनी क्लास करते हैं। विवाह से उत्तर, विवाह से उत्तर, शिक्षण से उत्तर, शिक्षण से उत्तर। आगे देखो स्नातकोत्तर यानी कि स्नात से को उत्तर। आगे हत श्री यानी हत है, जो श्री भी कर सकते हैं, हाथ से श्री भी कहते हैं, कर सकते हैं, हत से श्री ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ से है जो श्री भी कर सकते हैं। दिग्भ्राम यानी कि दिक, देखो मैंने इतना काम तो आपके मैं ही कर दिया हूँ, अब तो आप बता दो कि कौन सी संधि है। दिक से भ्रांत। तो दोस्तों संप्रदान और अपादान आपका तत्पुरुष समास का जो दोनों भेद थे वो मैंने पढ़ा दिए हैं, और उम्मीद करूँगा कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और आपको पता ही है, आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तो कल हम मिलते हैं संबंध काकी के साथ और अधिकरण में पर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।